आज हम लोग कविता के किस पे चर्चा करेंगे? शिल्प सौंदर्य। कोई भी कविता होता है उसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक होता है भाव सौंदर्य और दूसरा क्या होता है? शिल्प सौंदर्य। कविता के कितने पक्ष होते हैं? दो, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इसी को भाव सौंदर्य और क्या कह देते हैं? शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य मतलब कविता का भाव क्या है, कवि किन भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, कविता के माध्यम से क्या भाव संप्रेषित कर रहे हैं, यह कविता का किस में आएगा? भाव सौंदर्य में। रिकॉर्डिंग चल रहा है गुलाबी? तो जो हम व्याख्या पढ़ते हैं, कवि जो संदेश देना चाहते हैं, कवि जो मैसेज देना चाहते हैं, वह है कविता का भाव। सौंदर्य की जगह एक प्रश्न आ सकता है, भूल गलती कविता का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो आपको पूरी कविता का सारांश बताना है, कवि ने क्या किया है। भूल गलती नामक शासक को तानाशाह के रूप में प्रस्तुत किया है, ईमान को कैदी के रूप में प्रस्तुत किया है, फिर जो भी हम लोगों ने पढ़ा व्याख्या, उसको आप पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे, वह कविता का क्या कहलाएगा? भाव पक्ष। एक प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि भूल गलती कविता का शिल्प पक्ष या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पिछले सेमेस्टर तक हम लोगों ने भाव पक्ष पे बहुत बातें की, पर हर सेमेस्टर में अपग्रेड होना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो इस बार भाव के साथ हम लोग किस पे भी चर्चा करेंगे? शिल्प पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य क्या होता है समझ गए आप लोग, ठीक है। शिल्प मतलब कविता की भाषा कैसी है, सबसे पहले क्या पकड़ना है शिल्प में? भाषा। उसके अलावा कविता में कौन से रस का प्रयोग है, आपको कविता पढ़ने से कौन से रस की अनुभूति हुई है। छंद समझ में आ रहा है तो छंद, है ना, अलंकार, प्रतीक, बिंब, जो भी कविता की भाषा में आपको दिखते हैं। जैसे कि आप मनुष्य है, आपके जो भाव है, गुण है, वह आपका क्या है? भाव है। लेकिन आपका शिल्प क्या है? आप कौन से रंग के कपड़े पहने हो, कैसा आभूषण पहने हो, चश्मा पहने हो, बालों का रंग कैसा है, मतलब जो बाहरी आवरण है कविता का, जिसके द्वारा कविता को सजाया धजाया जाता है, वह कविता का क्या है? शिल्प है। कविता की आत्मा, उसका गुण, उसके भाव है। लेकिन कविता का बाह्य आवरण क्या है? कवि ने किस प्रकार की भाषा का, जैसे सब हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन किसी की हिंदी क्या है? शुद्ध खड़ी बोली होगी, किसी की हिंदी कैसी है? संस्कृत प्रधान होगी। जैसे भूल गलती कविता पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तो भाषा खड़ी बोली हिंदी होते हुए क्या है? अरबी फारसी और उर्दू के शब्दों की बहुलता है। वैचारिक कविता है, भाव से ज्यादा क्या प्रधान है? विचार प्रधान है, क्रांति की चेतना है। ये सब कविता का क्या है? शिल्प में आएगा। क्रांति की चेतना तो खैर भाव में आ जाएगा, लेकिन अलंकार, प्रतीक, योजना, ये सब किस में आएंगे? भाव में आएंगे, सॉरी शिल्प में। समझ में आया? तो शिल्प सौंदर्य जब भी पूछा जाएगा तो आप किस पे बात करेंगे? भाषा, रस, छंद, अलंकार, है ना, भाषा किस प्रकार की है, प्रतीक योजना क्या है, बिंब योजना क्या है, ये सब के बारे में आप बातें करेंगे, आंसर में लिखना है। ऐसा नहीं कि शिल्प पूछ लिया और आप भाव ही समझा रहे हैं, ठीक है। तो भूल गलती कविता को हम पकड़ते हैं और साथ ही साथ कविता का जो शिल्प सौंदर्य है उसको हम लोग स्पष्ट करते चलते हैं, ठीक है। कविता में क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग अलंकारों को देखते हैं, ठीक है। एक एक करके मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक जो पंक्ति है आप लोग बता भी चुके हैं, उसी की पुनरावृत्ति है, जहां जहां पे आप लोग रुके हैं वहां मैं बता दूंगा। जो बादशाह है भूल गलती, उसकी आंखों की समानता करते हुए, तुलना करते हुए, तुलना या समानता, ठीक है, क्या कह रहे हैं? आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। जो हमारे भूल गलती रूप बादशाह है, उसकी आंखें कैसे चमक रही है? पत्थर, नुकीले तेज, ठीक है। अब देखते हैं पूरी पंक्ति को। आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, ठीक है। आप लोग अलंकारों को पकड़ना सीखो, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताया हूं, है ना, कि सा से सी दिखेगा तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ये पहचानने का तरीका है, लेकिन ये समझने का तरीका नहीं है। आप बोल तो दोगे, टीचर ने पूछा कौन सा अलंकार है? उपमा, लेकिन क्यों उपमा है नहीं बता पाओगे तो कोई मतलब नहीं। आप लोग में से कुछ यहाँ पर आए थे, बोल रहे थे सर सा से सी है इसलिए उपमा है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो पहचानने का है ना, लेकिन उसके गुण क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है उपमा का? सा से सी तो समानता दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर दो पक्ष हो गया, एक हो गया आंख और दूसरा हो गया पत्थर। समझ में आया? तो आंख क्या हो गया? उपमेय, और पत्थर क्या हो गया? उपमान। लेकिन आंखों को सीधे सीधे पत्थर कह देना तो सही अर्थ नहीं बताएगा, है ना।
आंखों में जो तेज है, आंखें चिलकती है, आंखें चमक रही है, किसके समान चमक रही है? जैसे कोई नुकीला पत्थर चमकता है, नुकीले पत्थर के समान आंखें चमक रही है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। आंखों के चमक की तुलना, केवल आंखों की तुलना नहीं है, आंखों के चमक की तुलना नुकीले तेज पत्थर से किए हैं। समझ में आया? तो हमेशा उपमा में दो पक्ष होंगे, एक जिसकी तुलना की जाए, दूसरा जिससे तुलना की जाए। तो आंखों की चमक कैसी है? नुकीले पत्थर। समझ में आया? तो केवल ये नहीं बोलना कि सांस ऐसी है सर, आपने बताया तो इसलिए है। सांस ऐसी तो आपको पहचान कराएगा, लेकिन कारण आपको लॉजिक बताना है। तो ये हो गया, समझ में आ गया? किसी को समझा पाएंगे क्यों है उपमा? तभी कोई मतलब है, ठीक है? समझा पाएंगे ना? अब अगला देखते हैं। बेजुबा बेबस सलाम में, सब सिर झुकाए खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? बेजुबा बेबस। कैसे खड़े हैं? बेजुबा और बेबस। कौन सा अलंकार होगा? क्योंकि कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ब वर्ण की, ठीक है? बेजुबा और बेबस, ठीक है? तो वंदना पहले इधर ध्यान दो, यहां समझो, ठीक है? मोबाइल को अभी भूल जाओ, ठीक है? तो बेजुबा बेबस में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। समझ गए? अभी केवल अलंकारों को देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एक जो मैंने आपको बताया था, दिल की भाप उठती है, ठीक है? जो ईमान है कैद में लाया गया है, उसके चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं, उस भाव को कवि ने क्या कह दिया है? दिल की भाप। चेहरे का जो भाव है उसको क्या कह दिया है? दिल की भाप। दूसरा पक्ष है क्या यहां पर? केवल एक पक्ष है, उपमान है, उपमेय नदारद है ना? और उपमान के माध्यम से किसका चित्रण है? उपमेय की। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपकातिशयोक्ति अलंकार। जहां हमारा केवल एक पक्ष मौजूद हो, ठीक है, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा। रूपक तो है लेकिन अतिशयोक्ति पूर्ण रूपक है, कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हमारे कवि, है ना? तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा, दिल की भाप, ठीक है? उसके बाद देखिए एक जो सरल सा अलंकार है अनुप्रास, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं, लाल लंबे, ठीक है? जिस्म पर, बदन पर कैसे निशान है लहू के? झलकते लाल लंबे दाग। कौन सा अलंकार होगा? क्यों होगा? ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना? अब देखो पिछले साल मैं केवल यही पूछता था कौन सा अलंकार होगा, लेकिन अब मैं पूछूंगा क्यों होगा, क्योंकि अब आप लोग एक क्लास सीनियर हो गए ना, तो आपकी समझ पहले से बेहतर होनी चाहिए ना। तो लाल लंबे में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कौन से अलंकार। ठीक, एक जो पंक्ति आई थी जिसको बिंदु ने गलत बताया था, मैंने जहां टोका था कि सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, फिर पंक्ति है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। आपके गूगल बाबा ने बताया अनुप्रास अलंकार है ना, लेकिन कहीं से अनुप्रास दिख रहा है क्या? बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। जब आपको गुस्सा आता है, आप किसी को गुस्से से देखते हैं, क्रोध से देखते हैं, है ना? और आपके मीम्स में, इंस्टा रील में क्या दिखाता है? आंखों से चिंगारी निकलते हुए दिखाता है ना, बिजली निकलते हुए। तो यहां पर ऐसे ही जब ईमान को कैद करके भूल गलती रूपी बादशाह के सामने लाया गया है, तो उसकी आंखों में जो क्रोध है वो कैसा लग रहा है? नीली बिजलियां फेंक रहा है। तो यहां पर जो क्रोध है उसको किसका रूप दिया है? नीली बिजली। अब यहां पर फिर बताओ, कहीं पर हमारा दूसरा पक्ष है, उपमेय है, केवल उपमान है। आंखों से निकलने वाले क्रोध को क्या कह दिया है? नीली बिजली। जैसे लड़की को अफगान जलेबी कह दिया था, है ना, कि अफगान जलेबी, ठीक है? वैसे ही यहां पर निकलने वाले क्रोध को क्या कहा है? नीली बिजली। केवल एक पक्ष है, केवल उपमान है। कौन सा अलंकार होगा? रूपकातिशयोक्ति। लॉजिक लगाना है बिंदु। मेरे बोलने के बाद भी गूगल से सर्च कर रहे हो तो क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? खुद सोचो ना कि यहाँ पे उपमा अनुप्रास कहां से होगा, तो यहां पर भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है? और आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि ये जो रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग मुझसे कह रहे कि सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, समझाइए। मतलब जो चीज सहायक प्राध्यापक एमए करने के बाद लोगों को नहीं पता है, वो मैं आपको बीए में पढ़ा रहा हूं। आप समझ जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे। इसलिए बेटा
आपको ऊपर के लेवल की चीजें समझाई जा रही है, तो आप लोग भी उतनी मेहनत करो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आता है कि लोग एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी नहीं बता पाते हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूं तो थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करोगे सीख जाओगे तो फिर आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। बेखौफ नीली बिजलियां, या फिर और कहां बताया था मैं, दिल की भाप, दोनों में कौन सा अलंकार होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या अलंकार है। हाँ, ये देखिए, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, यहां पर भी बिंदु ने अनुप्रास बोल दिया था, लेकिन बीच में की भी तो आया है, बाधित हो रहा है। ठीक है, उसको नामंजूर, पहली पंक्ति है नामंजूर, ये पंक्ति हमारा ध्यान नहीं देना है। दूसरी पंक्ति को देखो, नामंजूर उसको जिंदगी की, क्या है पंक्ति पूरा, एक मिनट देख लेता हूं मैं, जिंदगी की शर्म की सी शर्त, है ना, शायद इधर नहीं आएगा पूरा, जिंदगी की शर्म की सी शर्त। ठीक है, अब यहां देखो, भूल ईमान को क्या नामंजूर है, जिंदगी की शर्म की सी शर्त। शर्त की समानता किससे कर रहे हैं, शर्म से। समझ में आ रहा है, मतलब वो शर्त कहने को शर्त है, पर वास्तव में वो क्या है, शर्मिंदगी के समान है, उसको स्वीकार कर लेना। समझ में आ रहा है, तो यहां पर एक पक्ष हुआ शर्म और दूसरा पक्ष क्या हुआ, शर्त। तो शर्त हो गया अपना उपमान, है ना, और किससे तुलना कर रहे हैं, उपमेय अर्थात शर्म से। तो नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, जो शर्त है वो शर्मिंदगी के समान है, सा से सी, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, क्योंकि शर्त की समानता शर्म से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो अनुप्रास नहीं होगा बिंदु, यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। दोनों पक्ष है हमारे, समानता सूचक शब्द भी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ क्या है। ऐसा ही मिलता जुलता, इसको बता लिए तो बिल्कुल यही है। अब सुल्तान की समानता किससे कर रहे हैं, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, वो रेत का सा ढेर। कैसे रितु, समझ में नहीं आ रहा है का, फिर कैसे नहीं बोल रही है, चुपचाप बैठी है। मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना है। ठीक है, ये शब्द बताया था, शहंशाह शब्द है लेकिन उन्होंने शहंशाह लिखा है। अब देखो, दो पक्ष हो गए, एक तो हमारे हो गए बादशाह शहंशाह, और दूसरा क्या हो गया, रेत का ढेर। तो बादशाह की समानता या तुलना किससे कर रहे हैं, रेत के ढेर। जैसे रेत का ढेर थोड़ा सा धक्का देने पे गिर जाता है, ऐसे बादशाह का भी सल्तनत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा उपमा, उपमेय, इसकी तुलना कर रहे हैं। और किससे तुलना कर रहे हैं, रेत के ढेर से। तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। और तुलना है तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। बादशाह किसके समान है, रेत के ढेर के समान। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। समझ में आ गया, बिंदु क्लियर है। ठीक, अब तो नहीं बोलेगी अनुप्रास, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं और कहा क्या अलंकार आ रहा है जी। हाँ, बेबुनियाद बेसिर पैर, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बेबुनियाद में भी ब वर्ण, बेबुनियाद, बेसिर पैर, दो बार आ रहा है एक ही वर्ण, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये बताया था हमारे ही हृदय। अब देखो फिर से रितु बोलेगी, अब कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप है। जो चुप रहेगा वो मेरा पहला शिकार बनेगा, उसको पहले पूछूंगा, क्योंकि मेरी क्लास में बोलना जरूरी है। ठीक है, बताओ रितु कौन सा अलंकार है, बैठ जाओ, बैठे बैठे बताओ। हमारे ही हृदय, रूपक अलंकार। आप वंदना बताओ, उपमा अलंकार। समानता दिख रही है, हृदय की समानता किससे कर रहे हैं नहीं है, समानता तो नहीं दिख रही है। अब
नहीं, वो भी नहीं होगा। चलो अब दिव्या चुपचाप बैठे, दिव्या से पूछते हैं कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। तुम तो पूरा गुड़ गोबर कर दे रही हो, इतने दिन से आ रही हो। फिर अब बिंदु बताएगी। अनुप्रास अलंकार इतना सिंपल सा है, हमारे ही हृदय, हा वर्ण आ रहा है। कैसे दिव्या, क्या पढ़ाई कर रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, क्या लिखी है? रूपक अलंकार तुम लिखी हो, उससे क्या मतलब? अभी तुम इतने देर से समझा रहा हूं। कबीरदास कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी को पढ़ लोगे, ये लिखा है वो लिखा है, उससे मतलब नहीं। मैं लॉजिक क्यों समझा रहा हूं भाई? अगर तुमको देख कर ही पढ़ कर ही बोलना है तो मछली पकड़ना सीखो ना, कि खुद से पहचानना सीखो। अगर ये गूगल में लिख दिया रूपक तो तुम बोल दोगे रूपक, गूगल में लिख दिया रूपकातिशयोक्ति तो बोल दोगे रूपकातिशयोक्ति, जबकि यहाँ सीधा दिख रहा है हा हा हा। तो अनुप्रास अलंकार होगा, रूपक कहां से होगा? तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा है उससे क्या मतलब है? कॉपी में गलत लिखा है तो एग्जाम में भी गलत लिखोगे क्या? समझो ना, सही है ना गुलाबी? अनुप्रास, अनुप्रास से सरल तो कोई अलंकार ही नहीं है यार। तुम उपमा बोल रही हो, समानता कहीं है ही नहीं। कोई रूपक बोल रहा है, किसी का रूप दिया ही नहीं, हमारे ही हृदय। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। सीधा पहचानना सीखो। दिव्या मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए बेटा, आ रहे हो तो। ये तुम्हारी कितनी क्लास हो गई, फिर भी तुम एक कविता पूरी कंप्लीट हो गई, पिछला पूरा सेमेस्टर पूरा ईयर कंप्लीट हो गया, फिर भी अनुप्रास को नहीं पहचान पाओगे यार। रूपकातिशयोक्ति को नहीं पहचान पाओ मैं समझता हूँ, रूपक को नहीं पहचान पाओ समझता हूँ, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, पुनरुक्ति, ये सब तो एकदम हलवा है, लड्डू है। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? लॉजिक को भी नहीं समझा पाओ तो भी, लेकिन पहचानने तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? हाँ वर्ण। समझ में आया? तो ये इसके शिल्प सौंदर्य में हम लोगों ने देख लिया। क्या आप देख लिया कि इनमें कौन कौन से पूरी कविता में अलंकार है? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग इसकी भाषा पे बात करते हैं। कविता की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा लग रही जी पढ़ने पर आपको? हाँ, हिंदी भाषा है ना। लेकिन कैसे शब्दों का प्रयोग है भाषा में? आप लिख देंगे अलंकार योजना में वो सब लिख देंगे जो मैंने बताया। भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन भाषा की विशेषता क्या है? खड़ी बोली हिंदी लिखना। हिंदी भी कई प्रकार के होते हैं, खड़ी बोली हिंदी। लेकिन भाषा में कौन से प्रकार के शब्दों की बहुलता है? अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है खड़ी बोली के शब्दों में भी। ठीक है, ये इसके कविता के शिल्प की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। अरबी शब्द आए हैं, फारसी शब्द आए हैं, उर्दू शब्द का भरपूर प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कि, और सिर्फ बोलना नहीं है, शिल्प सौंदर्य में आपको बताना है। शब्द देखो, जिरह बख्तर। ठीक है, क्या क्या लिखोगे जब ये विशेषता लिखोगे तो आपको बताना जिरह बख्तर। ठीक है, उसके बाद देखो बेजुबा, बेबस। ठीक है, मेहराब। उसके अलावा आप देखो बेखौफ, मनसबदार, शायर, सूफी, है ना। और यहां तो पूरी झड़ी लगा दी है। अल गजाली, इन्ने सिबना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपाह सालार। ये सब कैसे शब्द लग रहे हैं आपको? हिंदी के शब्द हैं क्या? अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द हैं। तो आप लिखना कि भाषा खड़ी बोली है, लेकिन अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है। और पूरे शब्दों को गिना देना कि कविता में जिरह बख्तर शब्द आया है, मनसबदार, शायर, सूफी शब्द आया है, बेजुबा, बेबस, मेहराब, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, अलीम फाजिल, सिपा सलार। उसके अलावा देखो शहंशाह, आलमगीर, आलीजाह, है ना। तो ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं? अरबी, फारसी और उर्दू। एक और शब्द देखो बख्तरबंद, फिर देखो खुदगर्ज, बा हथियार, है ना। तो ये तजुर्बो, बुजुर्गी। तो पूरे शब्दों का क्या है? ढेर है। तो आपको कोई पॉइंट लिखना है तो समझाना भी है। अब आप लोग एक क्लास आगे बढ़ गए हो। तो कविता में खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। जितने शब्द याद आएंगे, सिपा सलासार, मनसबदार, शायर, सूफी, बख्तरबंद, है ना। तो ये सारे शब्दों को आप लोग लिख देंगे। ईमान, है ना, ईमान भी कैसा शब्द है? उर्दू का शब्द है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? भाषा शैली हो गई। ठीक है, अब रस
आप लोगों को कविता को जो पढ़कर मिल रहा है, एक बात याद रखना, जो नई कविता है, मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और नई कविता में जो रस का काम है आनंद देना है, लेकिन कहते हैं नई कविता बेचैन करती है, इसमें विचार तत्व की प्रधानता होती है। तो हर कविता में ऐसा नहीं कि श्रृंगार, शांत, करुण ये सभी रस होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक नए रस की कल्पना की, बौद्धिक रस, हालांकि सर्वमान्य नहीं है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कविता में रस की जगह किसकी प्रधानता है, बौद्धिकता की प्रधानता है, विचारात्मकता की प्रधानता है। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जो रह गई उसको देखते हैं। अच्छा, कविता की प्रतीक योजना पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध की जब कविता आप पढ़ेंगे तो आपको प्रतीक योजना पे बार बार चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रतीक योजना, प्रतीक योजना मतलब किन किन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमने किस पे बात की अभी, अलंकार पे, भाषा पे, अब किस पे बात कर रहे हैं, प्रतीक योजना पे, मतलब कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। तो यहां पे जो भूल गलती है वो वास्तव में कोई इंसान है क्या, लेकिन भूल गलती यहां पर क्या है, एक प्रतीक के रूप में है। किसका प्रतीक है, ये तानाशाह का प्रतीक है। ठीक है, भूल गलती किसका प्रतीक है, तानाशाह। तानाशाह मतलब दमनकारी, अन्यायपूर्ण सत्ता का। ठीक है, तो पहला प्रतीक क्या है, भूल गलती, किसका प्रतीक है, तानाशाह। तानाशाह मतलब जो जनता की नहीं सुनता है, जो लोगों का क्या करता है, दमन करता है, अन्यायपूर्ण ढंग से शासन करता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है। तो भूल गलती कविता में सबसे पहला प्रतीक क्या आ जाएगा आपका, भूल गलती ही एक प्रतीक है। दूसरा प्रतीक क्या है, किसको कैद करके लाए थे जी, हाँ, किसको कैद करके लाए थे दरबार में, हाँ, नहीं पता, तुम नहीं आई थी, बिंदु किसको कैद करके लाए थे, जब सभा में लाए थे तो ईमान को तो लाए थे ना, ईमान को हथकड़ियों में, जंजीरों में बांध के लाए थे। तो ईमान किसका प्रतीक है, ईमानदार व्यक्ति का, क्रांतिकारी चेतना का। ठीक है, भूल गलती तानाशाह का प्रतीक है, दमनकारी सत्ता का प्रतीक है। तो ईमान किसका प्रतीक होगा, ईमानदार व्यक्ति का, स्वतंत्र चेतना व्यक्ति का, या क्रांतिकारी चेतना वाले व्यक्ति का। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा नैतिकता और मानवीय मूल्यों का। ठीक है, मानवीय चेतना, कहने का मतलब है जब शासक तानाशाह होगा तो उसका विरोध किससे होगा, ईमानदार नैतिक व्यक्ति से, मानवीय चेतना वाले व्यक्ति से, क्रांतिकारी चेतना वाले व्यक्ति से। तो ईमान किसका प्रतीक है, समाज के उस वर्ग के लिए जो सही के लिए, सत्य के पक्ष में संघर्षरत है। केवल नैतिकता, मानवीय चेतना नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में लड़ने वाले व्यक्ति का ये क्या है, ईमान प्रतीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। गुलाबी वीडियो डाल दिया हूं, नहीं आई थी तो देख लेना, भूल गलती का कल वीडियो भेजा हूं ग्रुप में, है ना, क्योंकि वही है अभी जो बोला ना, वेब सीरीज है, एपिसोड मिस हो गया, आगे का एपिसोड देख रहे हो तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब इनको यही नहीं पता होगा कि कौन कैद में लाए, सर क्या बोल रहे हैं, तो पिछला एपिसोड देख लेना। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। हाँ ठीक, जो हमारा शासक है वो जिरह बख्तर पहनकर बैठा है। क्या पहनकर बैठा है, जिरह बख्तर मतलब क्या बताया था, जो लोग नहीं आए थे उनको नहीं पूछ रहा हूं, जो आए थे, जिरह बख्तर पहनकर बैठा था मतलब क्या, लड़ाई लड़ने जाते तो क्या पहनते हैं, हाँ हाँ, वो क्या है कवच, ऐसा बोलो। देखो जो नहीं आए थे वो समझ रहे हैं, तुम लोग मूर्ख लोग आए हो फिर भी नहीं जान रहे हो, हैं। मैं एग्जाम्पल भी दिया था कि बाहुबली में पहन कर जाता है प्रभास लड़ने के पहले, वो क्या है, जिरह बख्तर। तो जो शासक है वह जिरह बख्तर पहना है। तो कवच शासक का क्या होगा, सत्ता का, पुलिस, फौज, जो भी उसका दमन को मजबूत करते हैं, उसके जो शक्ति तंत्र है ना, वो सब उसके क्या है, जिरह बख्तर, जो सत्ता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, या सत्ता की रक्षा करते हैं। और केवल हथियारों से रक्षा नहीं की जाती, बुद्धिजीवी भी उसके पक्ष में लेख लिखते हैं, पत्रकार, मीडिया। यदि शासक के गलत कर्म को भी वो नहीं छाप रही, नहीं प्रकाशित कर रही है, तो वह भी उसे कवच प्रदान कर रही है। या वो गलत कर और उसको बढ़ा चढ़ा के बोली बहुत अच्छा कर रही है, तो कवच दे रही है ना।
पुलिस उसके गलत काम में भी उसका साथ दे रहे हैं। तो जिरह बख्तर का मतलब क्या होगा? सत्ता की शक्ति और सुरक्षा। ठीक है, जिरह बख्तर का अर्थ कवच होता है, लेकिन प्रतीक योजना में जिरह बख्तर का अर्थ क्या होगा? सत्ता का शक्ति और सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। और इसमें मैं आगे चलकर आप लोगों को यह भी बोल रहा हूं कि पुलिस और फौज के अलावा आपका मीडिया, आपके बुद्धिजीवी वर्ग है ना, धर्मगुरु, ये सब आएंगे। सब चुप। अली सिन्ना कुछ कुछ लिखा है ना, इब्ने सिन्ना है ना, आलिमो फाजिल क्या क्या तो कहते हैं, मुझे भी उर्दू के शब्द थोड़ी दिक्कत होती है। क्या? अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, ये सब जो चुप हैं, ये वास्तव में सत्ता के क्या है? जिरह बख्तर अर्थात कवच है। अभी जो पुलिस है नेता के कहने पर दमन पे उतर आई है, वह क्या है? कवच है। इंटेलिजेंस तंत्र है, सूचना तंत्र है, जो उनको सूचना देती है ना, जिससे उनकी मदद होती है, वह सब क्या है? जिरह बख्तर। तो भूल गलती तानाशाह दमनकारी सत्ता का प्रतीक है। ईमान, ईमानदार नैतिक व्यक्ति या मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्ति का प्रतीक है ना। बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी जो आंदोलन हो उसमें आप देख सकते हो कि कौन भूल गलती है, कौन है ना ईमान है, कौन जिरह बख्तर है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जागरूक लोग हो, समाज में देश में क्या हो रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसलिए हम साहित्य पढ़ते हैं ताकि हम आंख खुली रख कर सोच सके, तार्किक रूप से सोच सके किसी मुद्दे पर। ये नहीं कि वो कह रहा है तो सही है, ये कह रहा है तो सही है। आपके अपने विचार होने चाहिए कुछ भी देश समाज में घट रहा है। ठीक है, तो जिरह बख्तर समझ गए। उसके बाद जो प्रतीक है संकल्प धर्म चेतना। ठीक है, अंतिम अंतिम में एक पंक्ति आई है कि संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। संकल्प धर्मा चेतना मतलब क्रांतिकारी चेतना, क्रांति के लिए प्रतिबद्ध लोग कि हमको ऐसा करना है, हमको सिस्टम बदलना है। तो संकल्प धर्मा चेतना किसका प्रतीक है? संकल्पित लोगों के, फौज का, हुजूम का, भीड़ का, जो क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो इतने ही प्रतीक दिए गए हैं, और देखते हैं कुछ कुछ प्रतीक आएंगे, यहां पर ज्यादा प्रतीक आने चाहिए। नीली बिजलियां, नीली बिजलियां भी क्या है? एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रोध का, आक्रोश का। ठीक है, तो यहां पर नीली बिजली भी लिख लो प्रतीक योजना में, नीली बिजलियां फेंकता, ये आक्रोश का प्रतीक है। इसके अलावा देखो दिल की भाप, दिल की भाप किसका प्रतीक है? ये भी क्रोध का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद समूचे जिस्म पर लत्तर लाल लंबे दाग, ये किसका प्रतीक है? हिंसा का, जो दमन किया गया है। ठीक है, समूचे जिस्म पर लत्तर और लाल लंबे दाग, किस तरह से क्रांति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाल लंबे दाग किसके हैं? लहू के दाग हैं। तो ये किसका प्रतीक है? दमन और हिंसा का प्रतीक है। खुल रहा है कविता की प्रतीक योजना, समझ में आ रहा है कि कविता में सीधे सीधे बात नहीं की गई है, प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं नाम ले रहा हूं आप बताना ये किसका प्रतीक है? मनसबदार, शायर, सूफी है ना, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपा सालार, सरदार, है ना। वंदना बोरी क्या क्या कह दिए, बड़े बड़े गोले तोप छोड़ दिए है ना। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम आए हैं डॉन लोगों के, सभा में बैठने वाले बड़े बड़े बुद्धिमान उच्च पदस्थ व्यक्तियों के, ये सब किसके प्रतीक है? सत्ता के, बुद्धिजीवी वर्ग के, जिनका काम है, क्या काम है? राजा को सही सलाह देना। इतिहासकार, चिकित्सक, दार्शनिक, सिपा सलाहकार है ना, सिपा सालार, सेनापति, ये सब राजा को क्या करते हैं? सही सलाह देते हैं। लेकिन ये सब चुप हैं। तो ये कायदे से समाज के बुद्धिजीवी और संभ्रांत लोगों का प्रतीक है। जितने नाम मैंने दिए हैं, मनसबदार, शायर, सूफी, अल गजाली है ना, इब्ने सिन्ना, ये सब प्रतीक है समाज के संभ्रांत और उच्च पद पर आसीन लोगों के, या स्वार्थी लोगों के, जो अपने स्वार्थ के कारण क्या रहते हैं? चुप रहते हैं। तो ये भी प्रतीक है, पूरा जो वर्ग है वो प्रतीक है उच्च पदों पर आसीन स्वार्थी लोगों का। समझ गए?
तो ये भी प्रतीक योजना में लिख लेना, ठीक है। कविता मैं भेज दूंगा या आप लोगों के पास होगी तो लिख लेना पूरा सब। मनसबदार, शायर, सूफी, जो पंक्ति है, अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, अल फाजिल, सिपा सलार, सरदार, ये सब अपने स्वार्थ के लिए, है ना, आश्रित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संभ्रांत, संपन्न, शक्ति संपन्न लोग तो अपने स्वार्थवश चुप रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं और कहाँ क्या प्रतीक आया है। हाँ, एक प्रतीक यहां पे भी है, देखो कि दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपा सालार संजीदा, ठीक है। दो मुहेपन के 100 तजुर्बे की बुजुर्गी से भरे, मतलब वो लोग जो दोगलेपन से भरे हुए हैं, दो मुहेपन से भरे हुए हैं और कई कई वर्षों का तजुर्बा लिए हुए हैं। मतलब दढ़ियल मतलब क्या है, उनकी उम्र निकल गई सत्ता की चापलूसी करने में, चाटुकारिता। ये भी किसके प्रतीक है, स्वार्थी लोगों के, जो अपने स्वार्थ के हित चुप रहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति भाग गया, जो इन्होंने कविता पढ़ी है क्लास में, उन लोगों को पता होगा कि दरबार में से एक व्यक्ति क्या होता है, भाग जाता है। वो किसका प्रतीक है, भविष्य की क्रांति का प्रतीक है। वही व्यक्ति है जो उस कैद से उस कैद में बेचैन रहा और वहां से निकल भागा, और निकल कर वो क्या कर रहा है, फिर से क्रांति की तैयारी कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। तो वो जो व्यक्ति है, हमारे हृदय में जो भाव है, जो कायरता के कारण बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये इस कविता की क्या हो गई, प्रतीक योजना हो गई। तो बहुत सारे प्रतीक हैं। आपको जब शिल्प सौंदर्य आएगा तो ये सब प्रतीकों को स्पष्ट करना है, समझाना है कि भूल गलती को तानाशाह का प्रतीक है, दमनकारी सत्ता का है तो क्यों है, उसको एक एक को समझाते जाओगे तब तो पेज भरेगा, और पेज भरेगा तभी तो नंबर आएंगे, ठीक है। तो बिंब योजना, अच्छा, मानवीकरण अलंकार में पढ़ते पढ़ते, अच्छा आज आप लोगों को नहीं बता पाया था, लेकिन पहली क्लास में जब पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि भूल गलती क्या है, एक गुण है, लेकिन उसको किसके रूप में दिखाएं, मनुष्य के रूप में। ईमान क्या है, एक गुण है, ईमान कैद कर लाया। ईमान को कैद कर सकते हैं क्या, लेकिन उसको इस रूप में प्रस्तुत करें जैसे कोई मनुष्य है। भूल गलती को एक शासक के रूप में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। अलंकार वाले पॉइंट में इसको भी लिख देना, ठीक है। तो ये सब है। छंद की बात आएगी तो आप लोग लिख देना कविता मुक्त छंद में है। आजकल की जो कविता है वो छंदबद्ध नहीं होती है, ठीक है। तो छंद में क्या लिखेंगे, कविता कैसी है, मुक्त छंद की कविता है। इसके अलावा और कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक पॉइंट और लिख देना आप लोग, छंद लिख दिए मुक्त छंद, ठीक है। मानवीकरण अलंकार लिख दिए। कविता में विचार तत्व की प्रधानता है, ठीक है। और एक बात और बताओ, जब आप लोग कविता पढ़े, जो लोगों ने क्लास अटेंड किया, तो आप लोग को कविता में ऐसा नहीं लगे कि कोई कहानी, कोई नाटक चल रहा है कि एक राजा का दरबार लगा हुआ है, दरबारिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर एक व्यक्ति अचानक से कैद करके लाया जाता है ना। वो राजा की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है और ऐसा लगता है कि जो लोग बैठे हैं सहम गए कि अब तो इस संसार का जो दरबार है, जो सल्तनत है, वो नष्ट हो जाएगा। और फिर से बाजी पलट जाती है और लोग कहते हैं ये सांप के काटे हुए लोग हैं, ये लोग क्या है। अच्छा, एक और प्रतीक जो मैं मिस कर दिया, सांप का काटा हुआ। सांप का काटा हुआ किसका प्रतीक है, निश्चेतन समाज का। निश्चित ऐसी समाज जो चेतना शून्य है। जैसे सांप के काटने पर मूर्छा जाती है ना, तो जो सांप का काटा हुआ जो है वो किसका प्रतीक है, चेतना शून्य समाज का। ऐसी समाज जिसमें चेतना नहीं है, जो सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकता, ठीक है। तो क्या समझा रहा था, नाटकीयता। तो देखो कैसे फिर एक बार लगता है लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये तो सल्तनत ढह जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं ये सब मुर्दे लोग हैं, लोग कोई बगावत नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच एक व्यक्ति निकलकर भाग जाता है, और भाग जाता है तो फिर से बाजी पलट जाती है। फिर जो दरबार के दढ़ियल दो मुहे लोग हैं, उन लोग को लगता है यार ये तो राजा की कैद से निकलकर भाग गया, ये वापस लौटेगा तो क्रांति कर देगा, हम सबकी सत्ता चली जाएगी। तो बार बार कविता में उतार चढ़ाव है, भावों का उतार चढ़ाव, इसको क्या कहते हैं, नाटकीयता। जैसे नाटक में बार बार चेंज होता है ना, आप लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हीरो आखिर में क्या करता है, विलन को मार देता है। तो क्या फिल्म के शुरू में ही मार देता तो फिल्म बनती क्या, नाटकीयता रहती क्या। आपको तो कई बार हीरो के लिए लग जाएगा यार इतना क्यों पिटाई हो रहा है, उसके लिए तरस आ जाएगा, कभी हीरो खूब पीट देगा। और आखिरी में भी जो क्लाइमेक्स का सीन है, बारी बारी से मारेंगे, 2 बार हीरो मारेगा, फिर 2 बार विलन मारेगा, वो गिर जाएगा,
उसके हाथ में बंदूक आ जाएगी, फिर एक बार इसके हाथ में बंदूक आ जाएगी। ये होता है ना खिंचाव, रस्साकसी। जब आप लोग रस्साकसी का खेल खेलते हो तो आप तुरंत बोल देते हो क्या कौन जीतेगा, एक बार इधर हावी होते इधर हावी होता है, ऐसा। तो ये जो गुण है इसको कहते हैं नाटकीयता। तो ये कविता होते हुए भी इसमें किसके गुण हैं, नाटक के। तो आप कह सकते हैं शिल्प सौंदर्य में कि कविता में नाटकीयता है, तनाव है। ठीक है, कविता में क्या है, नाटकीयता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट मिलाकर आपका कविता का क्या स्पष्ट होगा, शिल्प पक्ष या शिल्प सौंदर्य। एक बार फिर से देखते हैं, हमने कविता की भाषा शैली पर चर्चा की, कविता के अलंकार योजना पर, प्रतीक योजना पर, नाटकीयता पर, और कविता में कुछ और विशेष बात आती है। तो जैसे कविता में रस की जगह किसकी प्रधानता है, विचार की प्रधानता है। कविता मुक्त छंद की कविता क्या है, मुक्त छंद की कविता। इसके अलावा गुण, कविता यदि सीधे सीधे सपाट शब्दों में हो तो अभिधा होगी। यहाँ कविता में लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता की प्रधानता है। ठीक है, दो शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, एक लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरा व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर आप लोग कविता में कहेंगे कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और माधुर्य गुण तो है नहीं, कविता में कहीं मधुर भाव नहीं है। प्रसाद गुण है और ओज गुण है, जहां क्रांति की बात आती है ओज की बात आती है। और अंतिम पंक्तियों में आप ओज है ना, वीर रस को देख सकते हैं। जहां ईमान की बात आ रही है, ईमान के एक्सप्रेशन है, वहां पर कहीं ना कहीं रौद्र रस है। आंखों से नीली बिजलियां फेंकता है ना, नीली बिजलियां फेंकता, रौद्र, क्रोध आ रहा है ना उसको। ठीक है, और अंतिम में जहां क्रांति है वहां वीर रस की। तो यहाँ पे रस में आप लोग लिख सकते हैं वीर रस है, रौद्र रस है। ठीक है, और गुण तो बता ही दिया आपको है ना, और जो शब्द शक्ति वो क्या आ जाएगा, लक्षणा और व्यंजना। तो इन सब पॉइंट को मिलाकर लिखना है। जब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि भूल गलती कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और किसी भी कविता का शिल्प सौंदर्य में प्रश्न आएगा तो समझ गया क्या क्या लिखेंगे, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शब्द शक्ति, ये सब लिख देंगे। तो और प्रतीक योजना। ठीक है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारे भूल गलती कविता का भाव पक्ष भी पूरा हो गया और शिल्प पक्ष भी पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं नई कविता के साथ। ठीक।